नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल एडियन ऑफ एजुकेशन में। और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की, और कुछ एप्लीकेशंस उसमें रह गए थे, वो भी आज हम बात कर लेते हैं, जो 12th के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो 12th के एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, तो आज हम उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें जो एक एप्लीकेशन है वो है मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर क्या होता है। पहले इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास अगर ये एक कोई चार्ज्ड, ये कोई एक बबल है, सोप बबल, ठीक है। ये कोई हमारे पास एक सोप बबल है, और इस सोप बबल को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, और वो प्लस क्यू चार्ज इसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। देखिए इस तरह से, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अब आप देखिए कि इसका ये जो एक स्मॉल सेगमेंट मैं यहां पे कंसीडर करूं, ये एक स्मॉल सेगमेंट जो इसका है, देखिए ये स्मॉल सेगमेंट दूसरे स्मॉल सेगमेंट पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज सेगमेंट होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, जो स्मॉल चार्ज सेगमेंट होते हैं, वो दूसरे चार्ज सेगमेंट पर कुछ फोर्स लगाते हैं, और उसी फोर्स को हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स, और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सर, हम क्या करते हैं, यहां सरफेस के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E1, जो कि इस तरफ होगा, और इस सरफेस की वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा E2, जो कि इस दोनों एक ही साइड होंगे, ठीक है। और सरफेस के अंदर अगर इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो इस साइड आएगा E1, और इस वाले पार्ट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो इस साइड आ जाएगा E2, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम सरफेस पे बात करते हैं, एट सरफेस। तो सरफेस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, या हम इसको केवल E लिख लेते हैं, ठीक है। और E इज, आपको तो पता ही है, किसी भी चार्ज स्फीयर, आपने पढ़ा होगा स्फीयर, चार्ज स्फीयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पर सिग्मा क्या है, यहां सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और सिग्मा का फॉर्मूला यहां होगा Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। यहां पर इस सरफेस की जो रेडियस है वो है R, ठीक है। अब इनसाइड ऑफ सरफेस देखते हैं। इनसाइड ऑफ सरफेस, इनसाइड ऑफ सरफेस E इज इक्वल टू होगा E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है सरफेस के अंदर, और किसी भी चार्ज सरफेस या कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर जीरो होगा, क्योंकि वहां अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप गॉस थ्योरम लगाएंगे तो उसकी वजह से अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारे पास E1 इज इक्वल टू E2। और अब अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो हो जाएगा मेरे पास E2 इज इक्वल टू 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया मेरे पास
E2 की वैल्यू। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज सेगमेंट पर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज सेगमेंट dq by E2, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू E2 इंटू dq। ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज हम मान लेते हैं कितना है, इसका चार्ज dq है और इसका एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं ds। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू आपको पता है dq अपॉन ds भी होता है, तो dq इज इक्वल टू यहां से बताइए कितना आएगा, सिग्मा ds। तो यहां पे हो जाएगा F इज इक्वल टू E2 सिग्मा ds। सो F इज इक्वल टू E2 की वैल्यू रख लेते हैं, तो E2 की जो वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ds। तो ये आ गया है मैकेनिकल फोर्स। ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से सरफेस पर एक प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि PE इज इक्वल टू F अपॉन ds। तो वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहीं पर अगर आप इसको देखें तो PE इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू मैं रख लेता हूं, यहां से देखिए सिग्मा की वैल्यू ये है, ये सिग्मा की वैल्यू है यहां पर, तो इसको वहां रखते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर होल स्क्वायर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा आंसर मेरे पास आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर R4 एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें थोड़ा सा आगे भी है, उसे देखते हैं। तो आगे देखिए बच्चों कि इस सोप बबल के अंदर एक एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो मैं अब यहां पर उसे लिख रहा हूं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो वो होता है P इज इक्वल टू 4T अपॉन R। ये क्लास 11th का टॉपिक है बच्चों, सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू 4T अपॉन R एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बबल। जो ये एक्सेस प्रेशर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होगा, यानी कि एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अब इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो 4T अपॉन R इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर R4 एप्सिलॉन नॉट। और ये मेरे पास अब आंसर आ जाएगा
128T इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपके पास अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, सो का सरफेस टेंशन अगर आपको दे रखा है, चार्ज अगर दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ सोप बबल निकाल सकते हैं। या रेडियस अगर दे दी है, चार्ज अगर दे दिया, तो यहाँ से आप सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन अगर दे दिया है, रेडियस अगर दे दिया, तो आप चार्ज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एक सवाल आपके पास बन सकता है। नेक्स्ट, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, या आगे की क्लासों में ये एक टॉपिक भी होता ही है, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो वहां पर ये एक टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट मैकेनिकल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए सरफेस चार्ज्ड सरफेस, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं आगे। तो अब आगे देखते हैं बच्चों कि कोई अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको हमने कुछ चार्ज दे दिया है, तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपको बता दूं बच्चों कि ये पहले भी मैं बात कर चुका हूं पहले लेक्चर में, कि जब चार्ज दिया जाता है तो मेटल्स के लिए या कंडक्टर के लिए चार्ज सरफेस पर रहता है, ठीक है। लेकिन नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस के लिए चार्ज उनके पूरे वॉल्यूम में डेवलप होता है, यानी वहां पर आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए बच्चों, ये कोई हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डेवलप हो रखा है, ठीक है बच्चों। इस तरह से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो है कैपिटल आर, और इसकी रेडियस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर देखिए ये कोई हमने एक गाउसियन सरफेस बना लिया है। ये एक पॉइंट P, स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। तो मैं क्या करता हूं कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक गाउसियन सरफेस P से पास होने वाला इस कंडक्टिंग स्फीयर के अराउंड, इस चार्ज स्फीयर के अराउंड मैंने बना लिया है ये। और अब मैं यहाँ पर एक स्मॉल एरिया सेगमेंट मैंने ले लिया है और इसका एरिया वेक्टर है वेक्टर dA, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर E। और थीटा आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए। और इस स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो है रो, ठीक है। ये जो है हमारा, ये जो बाहर वाला स्फीयर है ये हमारा गाउसियन सरफेस है, ठीक है। और ये जो इसका सेंटर है ये O है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंट्री एरिया। तो वो हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए आपको पता है ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा वहां पर 0 है इसलिए डी फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देन हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल गाउसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल गाउसियन सरफेस, वो भी आपको पता है फाई ई इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन डी फाई ई करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ई डी ए करेंगे, और ये ओवरऑल आ जाएगा इंटीग ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है वो r है इस, और स्फेरिकल है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हम आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस, सरफेस मतलब वही गाउसियन सरफेस, क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है फाई ई इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे सरफेस का चार्ज कितना है? Q है, इसलिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेट कर देंगे दोनों को, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां से आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इन एयर, इन ए। ठीक है, अगर कोई मीडियम है तो उसके साथ के यहां पे डायरेक्टली कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको दिख रहा होगा कि जब पॉइंट P स्फीयर के बाहर है तो जो स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पॉइंट चार्ज के सिमिलर है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर आ जाता हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर रो इज इक्वल टू Q अपॉन जो उसका पूरा वॉल्यूम है वो, और वो पूरा वॉल्यूम है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू। ये इसका पूरा वॉल्यूम है। तो यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी यहां पर कैपिटल R आएगा, Q की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब रो, और इस वैल्यू को आप यहां रख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, बताइए कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे रो भी इंक्लूड कर दिया है मैंने, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास E का फॉर्मूला है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ये पॉइंट P इसके सरफेस पर आ जाए तो। ठीक है, इफ पॉइंट P exist at the surface of sphere, तो उसके लिए आपको पता है जो कैपिटल R है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास R। यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा, सिर्फ R आ जाएगा, जितनी भी उसकी रेडियस है वो यहां पर यूज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये पॉइंट P सरफेस के अंदर ही आ जाए तो जब ये सरफेस के अंदर आ जाता है बच्चों, देखिए अब आप समझने की कोशिश करिए इसे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। सरफेस के अंदर आ गया है पॉइंट P, देखिए तो उस समय कुछ चार्ज उसके बाहर छूट गया है, कुछ चार्ज उसके अंदर आ गया है। गाउसियन सरफेस जो हमारे डॉटेड लाइन वाला गाउसियन सरफेस बन रहा है, कुछ चार्ज उसके अंदर है और कुछ चार्ज उससे बाहर है। तो जब आप गॉस थ्योरम को इंक्लूड करेंगे तो आप पूरा चार्ज इंक्लूड नहीं करेंगे, आप सिर्फ वो चार्ज इंक्लूड करेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो वो है Q डैश। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इफ पॉइंट P एग्जिस्ट इनसाइड ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो यहां पे अब हम लेट कर लेते हैं, लेट Q डैश बी द चार्ज, Q dash be the charge enclosed by Gaussian surface, ठीक है। तो अब आप देखिए पहली बात कि इस गाउसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गाउसियन सरफेस, तो वो होगा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा।
और अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है उसे वो है q डैश। सो q डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब होगा। इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो q डैश है, और इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो q डैश है, और इस वॉल्यूम का चार्ज होगा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? यूनिट वॉल्यूम का चार्ज, और जो कोई वॉल्यूम उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो q डैश की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहती है गॉस थ्योरम? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू, इस समय हो जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना है? q डैश है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 4/3 रो पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन का कुछ नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ कर देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गया 5, इसे कर लेते हैं 5, ये हो गया 6, और इसे अब मैं कर रहा हूं 7। तो 7 और 2 को कंपेयर करते हैं अगर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 7, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। दोनों phi e की वैल्यू है, इसलिए e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 रो पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इक्वेट करके आपको मिलेगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया हमारे पास, और r स्क्वायर से ये r कैंसिल हो गया है। E इज इक्वल टू 1/3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, रो भी इसके साथ आ गया हमारे पास यहाँ पर, इंटू r। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E का इनसाइड द स्फीयर। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आप इसमें देखिए थोड़ा सा, यहां पर जो E है बच्चों, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो E है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R। यानी जब आप R की वैल्यू को इनसाइड द स्फीयर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, लेकिन बाहर जब आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसके लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे, तो अब आप इसका ग्राफ समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ यहां से यहां तक इंक्रीज होगा, और जब r इज इक्वल टू r हो जाएगा वहां पर वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होगा इस तरह से। तो ये हमारा E वर्सेस R का ग्राफ आ गया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इसलिए आता है क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वॉल्यूम में डेवलप होता है, इसलिए। जबकि मेटेलिक स्फीयर में, कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होता है वो सिर्फ सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बच्चों कुछ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। कैसी प्रॉब्लम्स, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। जैसे एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम की बात मैं करता हूं कि हमारे पास कोई एक वायर हमको दे देगा क्वेश्चन में, ये एक वायर और ये चार्ज इसको दे दिया है, और इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है वो है सपोज 50 सेंटीमीटर। इस वायर की लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर, और इसको जो चार्ज हमने दिया है वो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने इसको दिया है। और अब आपसे कहेगा कि इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। बहुत आसान सवाल है ये, इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। R की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लैम्डा हमारे पास में, लैम्डा को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी। तो अब लैम्डा को निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? लैम्डा इज इक्वल होता है Q अपॉन L। Q की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, यानी आपका आंसर आ गया है 1/5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। ये आ गया आपका लैम्डा, कूलम मीटर पर मीटर, ये लैम्डा आ गया। ठीक है,
अब आपको r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू रख लेते हैं, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 1/5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 डिवाइड बाय r की वैल्यू है 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर 9 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +9 -4 +1। ठीक है, तो इस तरह आप कर लेंगे 18 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा आपके पास +6 और यहां पर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कहेगा आपसे इसी में आगे सवाल कैसे बनता है और टफ सवाल कैसे बनता है, इसी में आगे आपको कहेगा कि पॉइंट P पर इफ ए डाइपोल containing ±2 microcoulomb of length 10 centimeter is placed at P, ठीक है, at an angle of 30 degree from the direction of electric field. Find torque on dipole। देखिए आगे सवाल बढ़ा दिया उसने, इलेक्ट्रिक P पर अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो कितना टॉर्क उस पर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको E निकालना है, E आपने निकाल लिया। अब टॉर्क का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो आपको P भी निकालना पड़ेगा, तो P इज इक्वल टू होता है 2L इंटू क्यू। देखिए 2L 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डाइपोल है तो 10 आ जाएगा पूरा इंटू -2, क्यू की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। तो आपका आंसर हो गया 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। तो P आपने यहां पे रख दिया 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। E की वैल्यू आप ये देखिए आपके पास है यहां पर 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 साइन थीटा, साइन 30 है यानी कि 1/2। और अब आपका आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 न्यूटन मीटर। ये आपका टॉर्क आगे देखिए। तो सवाल आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि एक सवाल एक चीज के कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे जोड़कर सवाल बनता है। अब इसी में आप समझने की कोशिश करिए फिर से, कि अगर वो आपको यहां पर बोलता कि ये एक पॉइंट है, सपोज अब मैं P की जगह उसको A लिख रहा हूं किसी वजह से, ठीक है, और ये कहता कि यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल ऐसा है, जिसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है, बताइए टॉर्क कितना होगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इस साइड आ रहा है, टॉर्क डाइपोल मोमेंट भी उस साइड आ रहा है, दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 है, इसलिए टॉर्क 0 होगा। इस कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, 0। अगर वो कहता कि डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, देखिए इस तरह से, तो अब इसका टॉर्क कितना होगा। इस समय एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी P इंटू E हो जाएगा। साइन का कोई रोल नहीं, साइन 91। समझ रहे हैं आप बात को। अब यही सवाल आपसे वो वैल्यू के बिना ही दे देगा, वैल्यू के बिना सवाल आपसे कहेगा कि आपके पास एक वायर है आपके पास, और इस वायर के अराउंड 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। तो पॉइंट B पर जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसा रखा हुआ है, और पॉइंट A पर जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसा रखा हुआ है। बताइए किस जगह पर, पॉइंट A और B में से किस पॉइंट पर डाइपोल पर टॉर्क मैक्सिमम यूज होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले A और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वजह से इस साइड ऐसा होगा और इस साइड ये होगा। अब आप समझ गए होंगे, यहां पर एंगल 90, यहां पर एंगल 0, तो इस पर मिनिमम और इस पर मैक्सिमम। समझ रहे हैं आप। और सवाल ये क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर, और उससे सवाल को कहां जोड़ दिया देखिए। अब इसी में एक और सवाल बनता है, वो सवाल ये बनता है कि अगर वो ये कहे कि पॉइंट जो A है
पॉइंट जो ए है, यहां पर एक प्रोटॉन यहां पर जा रहा है, ठीक है, यहां पर एक प्रोटॉन इस तरह से जा रहा है। बताइए प्रोटॉन की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? प्रोटॉन की ट्रेजेक्ट्री आपको बतानी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड है, इस साइड है, इसलिए प्रोटॉन पर फोर्स किधर लगेगा? उधर लगेगा, तो वो प्रोटॉन की ट्रेजेक्ट्री ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर इसी की जगह यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होता तो उसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती, क्योंकि उस पर फोर्स इधर है। अगर वो ये कहे कि यहां पर एक अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है, बताइए अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा? तो F अल्फा इज इक्वल टू Q अल्फा इंटू E। देखिए एक वायर से कितने सवाल बन रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री भी पूछ सकता है, फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल भी पूछ सकता है, टॉर्क ऑन डाइपोल भी पूछ सकता है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछ ही सकता है, और ये सवाल भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड कितने सवाल बनाए, और इसका डेरिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो जब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप करें, इस चीज को ध्यान में जरूर रखें कि कॉन्सेप्ट को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। कि क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल जहां जहां पर है वो सारे सवाल इसमें आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, अपने आप से। ये आपको समझना है, ठीक है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों कि आपके पास कोई एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर आपको दे दिया है। ये आपके पास एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर आपको दे दिया है जिसकी रेडियस है कैपिटल R। ये आपको क्वेश्चन में बता दिया गया होगा, ठीक है? और कहेगा कि इसको हमने जो चार्ज दिया है वो दिया है Q इज इक्वल टू सपोज 10 माइक्रोकूलम इसको चार्ज दिया है, इसकी रेडियस है R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है? और इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी आपको दो कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, एक पॉइंट P पर और एक पॉइंट R, ठीक है? R की जगह कुछ और पॉइंट लेते हैं, S पॉइंट लेते हैं, P और S पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले एट P की बात करते हैं। P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। चाहे तो आप यहां पर Q की वैल्यू को रख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास E इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R स्क्वायर। तो सिग्मा तो हमारे पास है नहीं, तो सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए? 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइड बाई 100 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, करना है करिए, नहीं भी करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है? तो अब हम इसको सिग्मा की वैल्यू को यहां पर रख सकते हैं। कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास है ही, कितनी है? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, ये हमारी R की वैल्यू आ गई। स्मॉल r की वैल्यू हमें गिवन है 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। अब हम बात करते हैं एट S पर। S पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको सीधा पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। तो ये वैल्यू आप यहां रखिए और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है? तो इस तरह से सवाल आपको बनते हैं। फिर इसी तरह से आगे प्लेट्स की प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती हैं। चार्ज प्लेट्स की देखिए, ये चार्ज प्लेट है हमारे पास और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताने के लिए पूछा जा सकता है। हालांकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंक्लूड हो जाता है कैपेसिटर में, तो फिर सवाल ज्यादातर कैपेसिटर का बनता है, इसलिए वहां प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने के बजाय वो कैपेसिटर में इसको इंक्लूड कर देता है, तो इसलिए, ठीक है? लेकिन वैसे सवाल इसका भी बन सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है? कि बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर ग्राफ्स की बात करते हैं, तो ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर इनके, ठीक है? तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी और अब ये चैप्टर हो गया है बच्चों कंप्लीट। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें।